नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश को विस्तार से समझा था। आज हम इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए दिल्ली सल्तनत के अंतिम दो वंश, सैयद वंश और लोधी वंश को एक ही वीडियो में विस्तार से समझेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम सैयद वंश के दौर को समझेंगे, फिर देखेंगे कि लोधी वंश का उदय कैसे हुआ, और आखिर में, जो कि बहुत जरूरी है, हम सल्तनत काल की पूरी विरासत पर एक नजर डालेंगे। मतलब उनका प्रशासन कैसा था, वो टैक्स कैसे वसूलते थे, और हाँ, उनकी वास्तुकला में क्या खास था। इससे दिल्ली सल्तनत की पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सैयद वंश की। आपको याद होगा तुगलक वंश का अंत कैसे हुआ था। दिल्ली में एक तरह से उथल पुथल मची हुई थी, कोई मजबूत शासक था ही नहीं। तो इसी राजनीतिक खालीपन का फायदा उठाकर एक नया वंश सामने आया, सैयद वंश। इन्होंने 1414 से 1451 ईस्वी तक, मतलब बहुत लंबे समय तक तो नहीं, पर दिल्ली पर राज किया। और हाँ, ये दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। अच्छा, इस वंश में कुल मिलाकर 4 ही शासक हुए। सबसे पहले आए संस्थापक खिज्र खां, फिर उनका बेटा मुबारक शाह गद्दी पर बैठा, उसके बाद मोहम्मद शाह और आखिर में अलाउद्दीन आलम शाह। देखिए, इनका शासनकाल कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं था, और इन 4 शासकों का जो ये क्रम है ना, ये अपने आप में एक कहानी बताता है कि कैसे ये वंश पावर में आया और फिर कैसे देखते देखते इसका पतन भी हो गया। तो इस वंश की कहानी का हीरो, या कहें कि शुरुआत करने वाला कौन था? वो था खिज्र खां। अब ये खिज्र खां कौन था? आपको याद है तैमूर लंग का वो भयंकर आक्रमण, जिसने तुगलक वंश की तो जैसे कमर ही तोड़ दी थी। बस, खिज्र खां उसी तैमूर का एक भरोसेमंद कमांडर था। जब तैमूर यहां से वापस जा रहा था तो उसने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का गवर्नर बना दिया। अब खिज्र खां के हाथ में ताकत आ गई थी, तो उसने मौके का पूरा फायदा उठाया, दिल्ली पर चढ़ाई कर दी, दौलत खां को हराया और 1414 में सैयद वंश की नींव रख दी। यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, और हाँ, एग्जाम के लिहाज से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा। खिज्र खान ने दिल्ली पर कब्जा तो कर लिया, पर उसने कभी खुद को सुल्तान नहीं कहा। कमाल की बात है ना? वो हमेशा खुद को तैमूर का एक नुमाइंदा ही मानता रहा। इसीलिए उसने सुल्तान की जगह रैयत-ए-आला की उपाधि ली। इतना ही नहीं, वो बाकायदा तैमूर के बेटे शाहरुख को टैक्स भी भेजता था। इससे पता चलता है कि वो कितना चतुर और वफादार था। लेकिन जब खिज्र खां के बाद उसका बेटा मुबारक शाह गद्दी पर बैठा, तो उसने सीन ही पलट दिया। उसने कहा, बस बहुत हुई वफादारी। उसने अपने पिता की पॉलिसी को पूरी तरह से बदल दिया। सबसे पहले तो उसने तैमूर के खानदान को टैक्स भेजना बंद कर दिया, और फिर उसने डंके की चोट पर खुद को दिल्ली का एक आजाद शासक घोषित किया और सुल्तान की उपाधि धारण की। यह सैयद वंश के लिए एक बहुत बड़ा और साहसी कदम था। और वो सिर्फ सुल्तान बनकर ही नहीं रुका, उसने अपने पिता से एक कदम और आगे बढ़कर शाह की उपाधि भी ले ली। अब सवाल उठता है कि हमें मुबारक शाह के बारे में इतनी जानकारी मिलती कहां से है? तो इसका जवाब है एक किताब, तारीख़-ए-मुबारक शाही। ये किताब उसके दरबारी इतिहासकार अहमद सरहिंदी ने लिखी थी। मुबारक शाह ने अपने राज को मजबूत करने के लिए भटिंडा और दोआब में जो विद्रोह हुए, उन्हें भी बड़े अच्छे से कुचला। और हाँ, अपनी याद में उसने यमुना नदी के किनारे एक शहर भी बसाया, जिसका नाम रखा मुबारकाबाद। लेकिन मुबारक शाह के बाद सैयद वंश की गाड़ी पटरी से उतरने लगी। उसके बाद जो शासक आए, मतलब मोहम्मद शाह, और जो आखिरी शासक था अलाउद्दीन आलम शाह, वो बिल्कुल कमज़ोर और नाकाबिल निकले। आलम शाह का तो क्या ही कहना, उससे दिल्ली का राजकाज संभल ही नहीं रहा था। तो उसने क्या किया? वो सब कुछ छोड़कर अपने फेवरेट शहर बदायूं चला गया और वहीं जाकर बस गया। सोचिए, दिल्ली का तख्त खाली पड़ा है, और जब भी राजनीति में ऐसा खालीपन आता है ना, तो कोई ना कोई उसे भरने जरूर आता है, और यहीं से एक नए और ज्यादा ताकतवर वंश के आने का रास्ता बन गया। और बस यहीं से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत का आखिरी चैप्टर, लोधी वंश। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था दोस्तों। क्यों? क्योंकि अब तक दिल्ली पर जितने भी वंशों ने राज किया, वो सब तुर्क थे। लेकिन अब पहली बार दिल्ली की गद्दी अफगानों के हाथ में आने वाली थी। हुआ ये कि अलाउद्दीन आलम शाह के वजीर ने ही बहलोल लोधी को बुलाया और कहा, आइए दिल्ली संभालिए। और इस तरह दिल्ली की सत्ता तुर्कों से निकलकर अफगानों के पास चली गई। अब लोधी वंश की बात करें तो इसमें हमें 3 बड़े नाम याद रखने हैं। पहला, जिसने इस वंश की नींव रखी, बहलोल लोधी। फिर आया इस वंश का सबसे काबिल और सबसे ताकतवर सुल्तान, सिकंदर लोधी। और आखिर में आया इब्राहिम लोधी, वो सुल्तान जिसकी एक गलती ने सिर्फ उसके वंश को ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत को ही खत्म कर दिया।
तो चलिए बहलोल लोदी से शुरू करते हैं। ये बड़ा समझदार शासक था। एक फैक्ट याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सबसे लंबा शासनकाल इसी का था। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वो अपनी अफगान परंपराओं को बहुत मानता था। वो खुद को सुल्तान नहीं बल्कि अपने सरदारों के बराबर सरदारों में पहला समझता था। इसीलिए जैसा कि कहा जाता है, वो कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था बल्कि अपने सरदारों के साथ जमीन पर कालीन बिछाकर बैठता था। इसी से उसकी विनम्रता का पता चलता है। और हाँ, उसने बहलोली नाम के चांदी के सिक्के भी चलाए थे। बहलोल के बाद आया उसका बेटा सिकंदर लोदी, और इसे लोदी वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। इसने अपने टाइम में कुछ बहुत बड़े काम किए जो आज भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, 1504 में उसने एक बिल्कुल नया शहर बसाया, आगरा, और उसे अपनी नई राजधानी बना लिया। दूसरा, जमीन की नापजोख के लिए उसने एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई, गज-ए-सिकंदरी। और तीसरा, जो बड़ा दिलचस्प है, वो सिर्फ एक सुल्तान ही नहीं था बल्कि एक बेहतरीन कवि भी था। वो गुलरुखी के नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। और अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, इब्राहिम लोधी के पास। ये न सिर्फ लोधी वंश का बल्कि पूरी दिल्ली सल्तनत का भी आखिरी सुल्तान था। इसका मिजाज अपने बाप दादा से एकदम अलग था। ये बहुत घमंडी था और अपने सरदारों पर शक करता रहता था। उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि 1518 में खतौली की लड़ाई में मेवाड़ के महान राणा सांगा ने उसे बुरी तरह से हरा दिया। इस हार से उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। इब्राहिम लोदी के इसी घमंडी और शक्की स्वभाव की वजह से उसके अपने ही लोग, उसके अफगान सरदार, उसके दुश्मन बन गए। वो सब उससे तंग आ चुके थे और उससे छुटकारा चाहते थे। तो अब सवाल ये उठता है कि काबुल में बैठे बाबर को भारत पर हमला करने का आइडिया किसने दिया? कौन था वो जिसने बाबर को बुलाया? जवाब सुनकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं था बल्कि घर का भेदी ही था। इब्राहिम लोधी का अपना चाचा आलम खां लोधी और पंजाब का गवर्नर दौलत खां लोधी, इन्हीं दोनों ने बाबर को चिट्ठी भेजकर दिल्ली पर हमला करने के लिए बुलाया। और इसी बुलावे का नतीजा था 21 अप्रैल 1526, पानीपत का मैदान। वो लड़ाई जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। सोच के देखिए, एक तरफ इब्राहिम लोधी की लाखों की भारी भरकम सेना, हाथी घोड़ों से लैस, और दूसरी तरफ बाबर की मुट्ठी भर लेकिन बहुत ही डिसिप्लिन्ड और मॉडर्न हथियारों वाली सेना। बाबर की जीत के पीछे दो बड़ी वजह थीं। पहली, उसके तोपखाने यानी कैनन्स का इस्तेमाल, जो उस वक्त भारत में किसी ने सोचा भी नहीं था। और दूसरी थी उसकी खास युद्ध नीति, तुलुगमा, जिसमें वो अपनी सेना को हिस्सों में बांटकर दुश्मन को दोनों तरफ से घेर लेता था। इस जबरदस्त लड़ाई में इब्राहिम लोधी लड़ा तो बहुत बहादुरी से, लेकिन आखिर में वो मारा गया। और ये एक ऐसा फैक्ट है जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का पहला और अकेला ऐसा सुल्तान था जो जंग के मैदान में लड़ते लड़ते मारा गया। और उसकी मौत के साथ ही लोधी वंश का तो अंत हुआ ही, साथ ही 320 सालों से चले आ रहे दिल्ली सल्तनत का भी सूरज हमेशा के लिए डूब गया और भारत में एक बहुत बड़े साम्राज्य की सुबह हुई, मुगल साम्राज्य। तो यहां पर सल्तनत के सुल्तानों की कहानी तो खत्म हो जाती है, लेकिन 320 साल का शासन कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता। इन 320 सालों में सल्तनत ने भारत पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी, और ये छाप आज भी हमें उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनके टैक्स सिस्टम और उनकी बनाई इमारतों में दिखती है। तो चलिए अब जरा इन पहलुओं को भी समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं प्रशासन से कि आखिर ये इतनी बड़ी सल्तनत को चलाते कैसे थे। देखिए, सल्तनत को चलाने के लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ था। अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे जिन्हें दीवान कहते थे। कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स को याद रखना जरूरी है, जैसे दीवाने आरिज, ये था मिलिट्री डिपार्टमेंट। इसे बलबन ने बनाया था मंगोलों से निपटने के लिए। फिर था दीवाने रिसालत, जो फॉरेन अफेयर्स यानी दूसरे राज्यों से रिश्ते देखता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने खेती किसानी के लिए एक खास डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने अमीर कोही। और फिरोज तुगलक ने गरीबों की मदद के लिए दीवाने खैरात यानी चैरिटी डिपार्टमेंट बनाया। और हाँ, सुल्तान के बाद जो सबसे पावरफुल पोस्ट होती थी वो थी नायब ममलकत की, मतलब एक तरह का डिप्टी सुल्तान। ठीक है, प्रशासन तो समझ लिया, लेकिन इतनी बड़ी सेना, इतने सारे डिपार्टमेंट्स, इन सबको चलाने के लिए पैसा कहां से आता था? जाहिर है टैक्स से। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं सल्तनत के टैक्स सिस्टम पर। सल्तनत की कमाई के कई सोर्स थे, कई तरह के टैक्स थे। इनको समझना आसान है। सबसे पहले जमीन का टैक्स, जिसे लैंड टैक्स कहते हैं। गैर मुसलमानों से जो लिया जाता था वो था खराज, और मुसलमानों से जो लेते थे उसे कहते थे उश्र। फिर थे कुछ धार्मिक टैक्स, जैसे गैर मुसलमानों पर जजिया लगता था,
वहीं जो अमीर मुसलमान होते थे उन्हें अपनी कमाई का 2.5% ज़कात के तौर पर देना होता था, जो एक तरह की चैरिटी थी। इसके अलावा एक और बड़ा सोर्स था खुम्स, यानी लड़ाई में जो भी माल असबाब लूटा जाता था उसका 1/5 हिस्सा सुल्तान का होता था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने इसे बढ़ाकर 4/5 हिस्सा कर दिया था। और तो और घरी यानी हाउस टैक्स और चरी यानी जानवरों को चराने पर लगने वाला टैक्स भी वसूला जाता था। चलिए अब बात करते हैं सल्तनत काल की, उस विरासत की जो आज भी पत्थरों में जिंदा है, जिसे हम आज भी दिल्ली और उसके आसपास जाकर देख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं उनकी वास्तुकला, उनके आर्किटेक्चर की। ये बहुत ही खास है क्योंकि इसमें हमें इंडियन और इस्लामिक स्टाइल का एक खूबसूरत मिक्सचर देखने को मिलता है। देखिए, हर वंश ने अपने अपने तरीके से इमारतें बनवाईं। जो शुरुआती वंश थे जैसे गुलाम और खिलजी वंश, उन्होंने कुतुब मीनार और अलाई दरवाज़ा जैसे शानदार मॉन्यूमेंट्स बनवाए। अलाई दरवाज़ा तो इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें पहली बार सही साइंटिफिक तरीके से आर्च और डोम का इस्तेमाल हुआ। फिर आए तुगलक, जिनका फोकस खूबसूरती से ज़्यादा मजबूती पर था, जो हमें उनके किलों को देखकर पता चलता है। लेकिन जब हम लोधी काल की बात करते हैं तो उनके मकबरे यानी टॉम्स सबसे ज़्यादा फेमस हैं। और सिकंदर लोधी का मकबरा तो एक लैंडमार्क है। क्यों? क्योंकि भारत में पहली बार डबल डोम यानी दोहरे गुंबद का इस्तेमाल यही हुआ था। और ये वही टेक्निक है जिसे बाद में मुगलों ने ताजमहल जैसी इमारतों में इस्तेमाल करके अमर कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह 320 सालों के एक लंबे सफर के बाद दिल्ली सल्तनत का चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर भारतीय उपमहाद्वीप पर दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा और सबसे स्थायी असर क्या पड़ा? क्या वो एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था जो उन्होंने दिया, या एक नई मिलीजुली संस्कृति का जन्म था, या फिर कुछ और? इस पर जरूर सोचिएगा। इसी प्रकार की उपयोगी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए विद्यादीप के साथ। दोस्तों, अगली क्लास में हम दिल्ली सल्तनत के पतन और मध्यकालीन भारत के अगले चरण को विस्तार से समझेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार के वीडियो और बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।